हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानी बाबा। आज हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लास 10th का ये चैप्टर है सोशल स्टडीज़ का SST, ठीक है, सोशल साइंस भी बोलते हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेसन स्टार्ट करने से मैं ये बता देता हूँ, ये लास्ट तक ये वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। PPT के द्वारा मैं बना रहा हूँ, बहुत बहुत मज़ा आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पहले लेसन शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ सेक्टर मतलब क्या होता है। हिंदी में सेक्टर का मतलब होता है विभाग, डिपार्टमेंट, इंग्लिश में डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी में डिपार्टमेंट है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर का मीनिंग तो मैंने बता दिया। अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है। द एक्टिविटी विच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो जैसे ये दिख रहा होगा, पिक्चर्स भी आपको क्लियर होंगे जिससे आपको पूरा लेसन और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैं बता रहा था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, मनी कमाने के सोच से वो एक्टिविटी किया जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब चलते हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं बता देता हूँ, ये पूरा CBSE टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 3 पार्ट में डिवाइड है। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होते हैं जिसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। डायरेक्टली एसोसिएट विथ नेचर, नेचर्स के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, मतलब वो नेचर पर ही डिपेंड होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज़। लास्ट तक देखिए और बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो में। आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे, जैसे कोल माइंस नेचुरली तो है, फॉरेस्ट्री, ये सब डायरी प्रोडक्ट्स सब क्या है, नेचुरली तो है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एक और नाम दिया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। इनको ये भी नाम से बुलाया जाता है, तो कंफ्यूज ना होइए। अब नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है। ऑयल एंड गैस भी इसके एग्जाम्पल है। फिशिंग, माइनिंग सब नेचुरली तो आता है, नेचर से ही डिपेंड है ना, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर्स। हो गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सेकेंडरी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर वो होते हैं जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट ए फिनिश्ड, मतलब ख़त्म होने हो जाता है वो, जहाँ इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं। मैं समझाता हूँ इजी भाषा में। सेकेंडरी सेक्टर मतलब जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट आ गया आपको, जैसे डायरी प्रोडक्ट दूध आ गया, उसको पैकेट्स में बदल के, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का काम यही होता है कि आप ये सब पिक्चर्स भी देख के समझ सकते हो, और मैं समझा भी रहा हूँ कि वो डायरी प्रोडक्ट का एग्जांपल मैंने बताया, वैसे ही वो आपके सबके घर में भी आता ही होगा दूध। तो वही पैकेट मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, ये सेकंड एक्टिविटीज़ में होता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और उसके एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। शुगर आता है हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट, उसको शुगर कैसे बनता है, शुगर केन आता है प्राइमरी प्रोडक्ट से, और शुगर हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। आपको एग्जांपल से उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड, टर्सरी एक्टिविटीज़, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। टर्सरी एक्टिविटीज़, टर्सरी सेक्टर या एक्टिविटीज़ अब हम जानेंगे। द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर कवर्ड इन टर्सरी सेक्टर, ठीक है। दिस एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं।
प्राइमरी प्रोडक्ट्स आ गया, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आ गए हम लोग, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में आ गए ना, मैन्युफैक्चर होगा। अब हम जाएंगे कैसे? दूध का एग्जांपल ले लेते हैं, डायरी प्रोडक्ट का एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है। दूध आ गया प्राइमरी प्रोडक्ट, फिर मैन्युफैक्चर हो गया, पैकेट हो गया, फिर अभी हमें पहुंचाना है सबके घर में, तो क्या कौन सा सेक्टर काम आएगा? करेक्ट, टर्सरी सेक्टर। उसमें क्या क्या होता है एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्टोरेज होता है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा इज कवर्ड अंडर सर्विस सेक्टर। टेरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, और मैं बताना भूल गया, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। आप पेन और पेपर लेके बैठिए और सब पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो नोट करते जाइए, ठीक है। और BPO एक वर्ड है, उसका आप फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये 1 मार्क में पूछ सकते बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने बता दिया। कॉल सेंटर्स भी टर्सरी सेक्टर में ही आते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे टर्सरी सेक्टर का मीनिंग क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, बिना टाइम वेस्ट किए। हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द 3 सेक्टर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दिया हुआ है, देखिए पढ़ लीजिए, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी प्रोडक्ट आएगा, फिर सेकेंडरी में जाएगा, फिर टर्सरी में जाएगा, उसके बाद हम लोग के घरों में आएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट GDP, ठीक है। उसको हम फुल फॉर्म बता देता हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप। GDP तो आप बहुत सुनते होंगे टीवी में, न्यूज़ में ज़्यादातर, कि आज GDP हाई हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसका मतलब क्या है मैं अभी आज आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पूरे साल का क्या, पूरे साल का जितना भी तीनों पूरे साल का तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में, सम ऑफ द वैल्यू को हम बोलते हैं GDP, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे? द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल द 3 सेक्टर इन पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड GDP, ठीक है, ऑफ ए कंट्री। इंडिया की GDP होती है ना, वैसे ही इट्स शो द टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री। ये हमें पैसा भी बताता है, उसी के साथ प्रोडक्शन कितना हुआ तीनों सेक्टर में वो भी बताता है, ठीक है। ये अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, GDP को कौन संभालता होगा? इतना बड़ा अमाउंट कौन, किसके पास हिसाब किताब रहता होगा? तो मैं बता देता हूँ। GDP इज इंडिया इज अंडरटेकन बाय द CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। CSO भी कहा जाता है इसको। वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक मैंने जो जो बताया आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। CSO शॉर्ट में लिख लीजिए कहीं भी। GDP का मीनिंग समझ में आ गया होगा। पूरे साल में तीनों सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ, सम ऑफ वैल्यू, उसको बोलते हैं हम GDP ऑफ द कंट्री। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, ठीक है, बिटवीन 1973 एंड 2003 के बीच में क्या क्या हुआ। तो टेक्स्ट बुक में भी ये गिवन है, मैं सिंपल भाषा में और जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है, कि आपको टाइम वेस्ट ना हो। और छोटी सी ये वीडियो रहेगी। आपको पेज में दिख रहा होगा एक ग्राफ, ठीक है, ग्राफ दिख रहा होगा, उसमें वो ये बताना चाहता है वो ग्राफ की ड्यूरिंग 1950s एंड 1916, जब देश आज़ाद हुआ उसके 10 साल बाद, इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे दिख ही रहा होगा, ठीक है। किस पर डिपेंड थी? 1950 से 1960 पर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। बिटवीन 1973 एंड 2003 में क्या हुआ कि इतना बड़ा इजाफा हो गया, आगे जानेंगे।
1973 एंड 2003 में ये हुआ कि द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीज हुआ पता है? टर्सरी सेक्टर में, मतलब फिनेंस भी बोलते हैं उसको। मैंने बताया, अच्छे से सुने होंगे तो आपको पता होगा। फिनेंस, बैंकिंग, रियल स्टेट्स, ये सब किसके अंडर आता है? टर्सरी सेक्टर में। तो यही ये बताना चाहता है। हमने कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स भी कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मैंने बताया था कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट में डिपेंडेंट है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। और कुछ आपको याद आया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब रिसोर्सेज चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। अब आ गए हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। पब्लिक, द गवर्नमेंट ओन मोस्ट द असिस्ट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। इजी भाषा में बोले तो द सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये गवर्नमेंट ओन है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बता देता हूँ। गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असिस्ट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, ठीक है। पब्लिक सेक्टर मतलब ये हम लोग का, पब्लिक का है, ठीक है। पर मैनेज और रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ और इजी समझ में आ जाएगा। इंडियन रेलवेज सबको पता ही होगा, और पिक्चर में दिख रहा है एयरलाइन, एयर इंडिया, सब इंडियन गवर्नमेंट करती है। RBI दिख रहा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पिक्चर्स में दिख रहे हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, नाम तो सुना ही होगा लगता है, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पता है? स्टेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से भी पहचाना जाता है पब्लिक सेक्टर। तो आप पेन के साथ बैठे हो तो नोट डाउन करते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम प्राइवेट सेक्टर्स पर। और वीडियो पसंद आ रही है तो पता है ना क्या करना है, लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अंत तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। अब हम जानेंगे प्राइवेट सेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओन करती है, खुद की खरीदती है, ठीक है, उनको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। नाम से ही पहचान सकते हो आप लोग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे टाटा बिरला, समझते हो ना क्या है? टाटा बिरला कंपनी है, खुद का है। जैसे संदीप होटल मैनेजमेंट, ये सब क्या है? ओन्ड है, खरीदा हुआ है, अपने पैसे से खरीदा हुआ है, उसको बोलते हैं। वोडाफोन टाटा है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में, ठीक है। इसमें हम लोग का कुछ नहीं होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, अभी लिखिए, जल्दी से लिखिए, ठीक है। पब्लिक सेक्टर्स ऑपरेट्स विथ वेलफेयर मोटिव। वेलफेयर मोटिव से उन लोग ये पब्लिक सेक्टर अपना काम करती है, पर प्राइवेट सेक्टर क्या काम करती है? प्रॉफिट मोटिव से करती है। यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस है इसमें, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पैसा के लिए काम करती है और अपनी इंडियन गवर्नमेंट वेलफेयर मोटिव से काम करती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ ही गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फुल चैप्टर इसी में कवर करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। और आगे चलते हैं अब हम, ये पूरा लेसन हम 20 मिनट में अंडर कवर करना, जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी रिसोर्सेज चैप्टर में क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है, ठीक है। अब हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2 पार्ट में भी हो सकता है। क्या क्या? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और नेचर एक्टिविटीज़ मैंने पढ़ा दिया है, क्या क्या याद कीजिए। हाँ, करेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं हम नेचर एक्टिविटीज़, ठीक है।
अब चलते हैं हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होता है। जल्दी से डिफरेंस कवर कर लेते हैं क्या क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सिंपल भाषा में कहे तो ये गवर्नमेंट से डायरेक्ट ज्वाइंट होता है। जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, बैंकिंग है, वो भी आरबीआई कनेक्टेड है ना इंडियन गवर्नमेंट से, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का फिक्स्ड टाइमिंग होता है। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसका फिक्स्ड टाइम होता है और लॉस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस होते हैं। हाउसिंग का भी पैसा मिलता है उन लोग को, हॉस्पिटल एडमिट का भी पैसा मिलता है, इनकी रिस्पेक्ट होती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की। ऐसा बात नहीं अनऑर्गेनाइज की भी नहीं होती है, पर ऑर्गेनाइज्ड बड़े पोस्ट में हो तो थोड़ी अलग इज्जत होती है ना, आप तो समझते ही होंगे। ठीक है, ये सब लॉ होते हैं, ग्रेट्युटी एक्ट होता है। ठीक है, ये सभी है। अब एक बार और कमला और कांता, ये आपके बुक में दिया हुआ है स्टोरी, एक बार पढ़ लोगे फुल जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये लेसन। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर फिक्स टाइम होता है, मतलब अपने टाइम से आ तो नहीं सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम जानेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। मतलब ये प्राइवेट समझ लीजिए, ये नॉट रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, पेड हॉलीडेज, पेड लीव होता है, मतलब आप लीव लोगे तो पैसा काट लेंगे बॉस। ठीक है, और वही गवर्नमेंट में क्या आपको लीव्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा दिन मिलेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और इसमें अनरूल और अनरेगुलेशन होता है, इसमें एक्ट्स नहीं होते हैं। यही सब है अनऑर्गेनाइज्ड। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा लेबर वर्क, ये स्मॉल एक्टिविटीज़, बनाई कढ़ाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, वर्कर्स एंड लैंडलेस लेबर्स इन रूरल एरियाज आर ऑल्सो फॉल इनटू कैटेगरी। ठीक है, पॉइंट लिखते जा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। बहुत इजी लेसन है, आप समझिए पॉइंट को बस। मैं जो अंत तक वीडियो देखना ना भूलना। अब नेक्स्ट टॉपिक या कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिख ही रहा होगा, सिंपल मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा इंग्लिश झाड़ूंगा नहीं आपके सामने। मतलब 5-6 लाइन इंग्लिश बोलते गया आप नोट डाउन करोगे, थक जाओगे ना। इजी में बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं बेरोज़गार। ठीक है, फेल टू गेट वर्क, आपको पीपीटी में भी दिख रहा होगा, जॉब नहीं मिलता है, मतलब पढ़ाई की है पर अनएम्प्लॉयमेंट है। फ़ायदा क्या हुआ फिर पढ़ाई का, तो जॉबलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब सेम टर्म्स है, ज़िंदगी भर याद रखना। ये सब पूछा जाता है नॉर्मल में भी। अब हम जल्दी से देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है। 5 टाइप है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट। ये 3 आपको फर्स्ट 3 आप पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ 9th क्लास में ध्यान दिए होंगे तो ये सब याद होगा। अब ये 2 नए टॉपिक ज्वाइन हुए हैं, चलिए 5 के बारे में समझते हैं क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट 5 टाइप्स के। इस स्लाइड में 5 के बारे में गिवन है, मैं आपको समझाते जाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगा। द एम्प्लॉयमेंट विच जनरेट ड्यू टू वेरिएशन इन सीजन इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आया। ये फार्मर्स, वर्कर्स, लेबर जो फील्ड में काम करते हैं उन लोग के लिए। जैसे वीट का सीजन 2 या 3 मंथ्स आपको काटना है, उसके बाद क्या जॉब, कुछ जॉब नहीं रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट है व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल हुआ, मतलब 4 लोग की ज़रूरत है पर 6 लोग रखा है, 2 लोग क्या हुआ एक्स्ट्रा में, उसको बोलते हैं हम डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर है व्हेन द इकोनॉमी फेल्स टू जनरेट एनफ जॉब्स, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी मतलब पूरे देश की गवर्नमेंट, इंडिया एग्जाम्पल ले लीजिए, पूरे देश की गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर पाती है एनफ जॉब्स, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
ये भी हो गया, एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, जॉब नहीं होते तो बोलते हैं। फिर फोर्थ है द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आपको सेंटेंस से ही समझ में आएगा, डिप्रेशन हुआ तो इन एन इकोनॉमी तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जॉब छोड़ देते ना उनको बोलते हैं, ठीक है। फिर व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, द पीरियड बिटवीन चेंजिंग इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब चेंज करते रहते, ये जॉब अच्छा नहीं लगा नेक्स्ट लिए, नेक्स्ट नहीं लगा अगला लिए, ऐसे करते करते इनको जॉब ही नहीं मिलता आखिर में, तो इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, जल्दी से ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर को। अब हम जानेंगे वर्किंग कंडीशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कैसा होता है वर्किंग कंडीशन। और ऑर्गेनाइज सेक्टर मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि आप सबको पता ही होगा, आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अच्छे जगह में कंडीशन में होते हैं वर्क करने के लिए, इसलिए मैं नहीं दिखाया। अब मैं दिखाऊंगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के कंडीशंस कैसे होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, यही पिक्चर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, यही लेबर्स है, दिख रहे होंगे लेबर्स कैसे काम कर रहे, पानी कैसे ले रहे, ये सब फैसिलिटीज़ आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मिलता ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपेयरिंग बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनका जॉब कभी भी छीन नहीं सकता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंजॉय कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज में वर्कर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर गेट लेस वेजेस, पैसा भी कम मिलता है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर में दे वर्क ओनली फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 ही घंटे जॉब करेंगे, फिक्स टाइम है। और अनऑर्गेनाइज में देयर इज़ नो प्रोविजनल ओवर टाइम पेड लीव और हॉलीडेज, मतलब उनको ज़्यादा भी काम करना पड़ सकता है बॉस बोला तो। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में पॉइंट है दे ऑल्सो गेट ए सर्वेलर अदर बेनिफिट लाइक पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, प्रोविजनल फंड, पीएफ बोलते हैं उसको, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पॉइंट ये बताना चाहता है कि वो छुट्टी में होंगे तब भी उनको पैसा मिलेगा और पीएफ फंड में मिलेगा रिटायर के बाद। अब अनऑर्गेनाइज में है एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू द हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी, ये तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पॉइंट है a large number of people doing small jobs such as selling or street or doing repair work come under the unorganized sectors में ही आते हैं उन लोग भी। कौन कौन? स्मॉल जॉब, जो स्ट्रीट में बैठ के काम करते हैं, उनका जॉब कभी भी छिन सकता है ना, मशीन्स आ गई तो छिन सकता है, ठीक है। दे ऑल्सो गेट मेडिकल बेनिफिट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेडिकल बेनिफिट भी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। इसी के साथ ये भी स्लाइड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम जानेंगे नरेगा क्या होता है। आजकल बहुत ये वर्ड फेमस है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये 2005 में पास हुआ था, ये 9th क्लास में भी आया हुआ है टॉपिक, ठीक है। आप पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। ये भी पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसी के साथ ये भी स्लाइड हो गया, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल एंड, ठीक है। और लाइक करना ना भूले वीडियो पसंद आई तो। और कोई क्वेरी या डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब